हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इंडियन इकोनॉमी का। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। फ्रेंड्स, और इसमें हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि को देखेंगे एकदम डिटेल में। फ्रेंड्स, लगभग 230 प्लस क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, तो एकदम डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के बाद फिर यहाँ से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही इंडियन एग्रीकल्चर और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले बता दूं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 9 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड कृषि है फ्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर है, उसकी वीडियो आपको मिल गई है। अगर किसी ने वो ना देखी हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 9 पार्ट बना दिए हैं और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वर्ल्ड एग्रीकल्चर के जो यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, और इसमें भी हम यूपीपीसीएस से रिलेटेड ही डाटा देखेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना, एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, 230 क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर के। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत में फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है, भारत की जो मतलब 100% ज़मीन है, तो 100 में से कितने परसेंट योग पर हम कृषि कर सकते हैं, या फिर कितने परसेंट भूमि कृषि के लिए फ्रेंड्स कृषि के लिए मानी जाती है, या फिर कृषि कार्य करने के लिए योग्य है कितनी भूमि। तो भारत की 100 में से 52.7% भूमि पर कृषि करने लायक है। फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत की 100% आबादी में से कृषि कार्यों में कितने लोग लगे हुए हैं। तो 48% आबादी कृषि में लगी हुई है लगभग, यानी कि 100 में से 48 लोग कृषि में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। ये देखिए, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि में संकलित है। तो ये है 48%। फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हम अपर लेवल तक जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप बस देखते रहना लास्ट तक। तो चलिए देखिए, वर्तमान में फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का कितना हिस्सा है। तो ये है 13.9। फ्रेंड्स, बट अब ये घटकर समथिंग 11 के कुछ समथिंग हो गया। फ्रेंड्स, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, तो याद रखना, अगर ऑप्शन में वो 13% तो आप इस पर टिक करेंगे, बट कई जगह ये नेट पे 11% भी दिखा रहा है। फ्रेंड्स, तो आप देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, बट अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, ये वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में लगभग 13% यानी कि 14% ही मान लो कृषि का हिस्सा है जीडीपी में। फ्रेंड्स, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950-51 में फ्रेंड्स, तो हमारे देश में कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान था 55%। फ्रेंड्स, 55% जो हमारी कृषि थी उस टाइम देश को चला रही थी। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं, पीसीएस में सीधा फैक्ट के रूप में पूछता है। तो चलिए देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। तो ये है 0.3%। फ्रेंड्स, आगे देखिए, देश में होने वाले देश में होने वाले कुल निर्यात का कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है। तो यह है 12%। फ्रेंड्स, जो भारत विदेशों में निर्यात करता है अपना प्रोडक्ट फ्रेंड्स, तो उसमें कृषि से बनी या फिर कृषि का उत्पादन का लगभग 12% है। फ्रेंड्स, कृषि से बनी चीज़ें या फिर जो सीधा अनाज वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, आगे चलिए, वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है। तो ये है 122 मिलियन हेक्टेयर। फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी। तो ये 1970। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, इस पर लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारता वाले किसान सम्मिलित है। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि सीमांत किसान किसको कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम है, तो उनको सीमांत किसान के अंडर काउंट किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में कितने प्रतिशत भारत में कितनी प्रतिशत जो होते हैं 1 हेक्टेयर से कम या उससे छोटी है। तो 65%। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण परिणाम स्वरूप भारत के जोतों का औसतन आकार घट रहा है। फ्रेंड्स, तो 1.55। फ्रेंड्स, अब मान लो फ्रेंड्स कोई बंदा है। फ्रेंड्स, ये बंदा है। फ्रेंड्स, मान लो कोई एक आदमी है। फ्रेंड्स, उसके पास 5 बीघा खेत है। फ्रेंड्स, या फिर मान लो कोई आदमी है। फ्रेंड्स, ए नाम का कोई बंदा है, तो उसके पास 3 बीघा खेत है। फ्रेंड्स, तो 3 बीघा खेत है और इस आदमी के 3 ही लड़के हैं। तो ये 3 लड़के हैं, तो तीनों बीघा खेत 1-1 बीघा आ गया इन लड़कों के बांटे। फ्रेंड्स,
अब इन लड़कों की होगी शादी, ठीक है ना, तीनों की शादी होगी, इसके भी 2 बच्चे हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके, ठीक है ना। अब 1-1 बीघा खेती है तीनों के पास। अब ये मान लो आधा बीघा इसको, इसके 2 बच्चे हैं तो आधा बीघा इसको मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके हैं तो आधा बीघा इसमें से इसको, इसमें से इसको, ठीक है ना। यानी कि जो 1-1 बीघा था तो उसमें से भी आधा आधा बढ़ जाएगा 2-2 बच्चों के, ठीक है ना। तो इसी वजह से बताया जा रहा है जनसंख्या के निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का आकार घट रहा है, ठीक है। तो ये 1.55 हेक्टेयर, ठीक है। अब मान लो जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, इनके 3 बच्चे हो, इनके ये 3 बंदे थे तो इनके 2-2 बच्चे हो गए, ठीक है। लेकिन खेत तो वो 3 ही बीघा है, ठीक है। तो भूमि तो नहीं बढ़ी ना, मतलब खेत का आकार तो नहीं बढ़ा ना, फिर भूमि नहीं बढ़ी, ठीक है। इनके 2-2 बच्चे हो गए, मतलब बच्चे बड़े हो गए, ठीक है। और फिर बच्चों की भी बच्चों की शादी होगी, ठीक है। तो ये भूमि तो उतनी रहेगी ना, तो इसी वजह से आकार घटता जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए किस समिति ने, ठीक है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो ये थी राज्य समिति। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य समिति ने कृषि पर कर लगाने की बात कही थी, ठीक है। तो आगे चलिए, भारत में जोतों का औसतन आकार घटने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो ये बताइए, उत्तरदायी, ठीक है, उत्तराधिकार का नियम है, ठीक है। चकबंदी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए कृषि का यंत्रीकरण, ठीक है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। चौथा देखिए भू स्वामित्व की ललक, ठीक है, मतलब ज़मीन वगैरह अपना हिस्सा लेने की या फिर ज़मीन वगैरह ज़मीन जायदाद हड़पने की ललक लगी हुई है। और उत्तराधिकार का नियम मतलब फादर के बाद बेटे को जो मिलेगी और बेटे के बाद फिर बेटे को मिलेगी, तो उत्तराधिकार का नियम और भू स्वामित्व की ललक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4, ठीक है। आगे देखिए भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, ठीक है। तो अब थोड़ा सिंचाई वगैरह को देख लेते हैं, तो 1/3, ठीक है, 1/3 भाग है सिंचित प्रदेश यानी कि इरिगेशन के अंडर, ठीक है। आगे देखिए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ट्यूबवेल वगैरह भी हैं, बट वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो मुख्य साधन है, महत्वपूर्ण साधन है, वो नहरों के द्वारा लगभग सिंचाई की जाती है, ठीक है। आगे देखिए भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचित की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो ये 45%, ठीक है। जो सिंचाई वगैरह की सुविधा उपलब्ध है तो वो 45% पे है, ठीक है। आगे देखिए भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, तो ये 55% पूर्णतः इंद्रदेव पर निर्भर है, यानी कि वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। और बाकी बचा 45, तो वहाँ पर है सिंचाई की फैसिलिटी, ठीक है। समझ रहे होगे, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम। आगे देखिए भारत का कुल क्षेत्र, ठीक है, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई, ठीक है, कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो ये 36% पर, ठीक है। मान लो जहाँ पर सिंचाई की फैसिलिटी है तो वो स्थान है 45%, ठीक है। और 55% है वर्षा के ऊपर निर्भर। लेकिन अब बात कर लेते हैं कृत्रिम, यानी कि जो मानव वगैरह ये ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं ना, ठीक है, कुएँ वगैरह खोदते हैं या फिर ट्यूबवेल वगैरह, यानी कि कृत्रिम सिंचाई वो होती है जो ट्यूबवेल वगैरह से की जाती है, मानव द्वारा खुद निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबवेलों वगैरह से सिंचाई होती है 36%, ठीक है, कृत्रिम सिंचाई बोलते हैं इसको। आगे देखिए, ठीक है, भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा होता है, तो 36% नहरें, ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई होती है। आगे देखिए भारत में सिंचाई का सबसे सर्वोच्च स्रोत कौन सा है, ठीक है, तो ये कुआं और नलकूप, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है कुआं और नलकूप, ठीक है। और कई बार यूपी विशेष में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कैसे होती है, तो ये नलकूपों द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नलकूप, उसके बाद नहरें, फिर कुएँ, ठीक है। अगर इनको सीक्वेंस में लगाना है तो पहले आएगा नलकूप, फिर नहरें, ठीक है, और फिर तालाब, फिर लास्ट में कुएँ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्या है, ट्यूबवेल, ठीक है। ये नलकूप को ट्यूबवेल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए भारत में सिंचाई, ठीक है, भारत में सिंचाई के स्रोतों को बृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मतलब सिंचाई को 3 पार्टों में बांटा है। एक है, ठीक है, एक है मतलब बृहद, और फिर दूसरा है मीडियम, और फिर तीसरा है लघु, ठीक है। समझ गए होगे, ठीक है। तो ये तीनों सिंचाई को 3 पार्टों में बांटा है। पहला है बृहद, यानी कि सबसे बड़ा, फिर मध्यम और फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है, ठीक है, बृहद सिंचाई परियोजना का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जब बृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है, तो उसमें कितनी भूमि का निर्धारण किया जाता है, तो ये देखिए वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो तो उसको कहते हैं बृहद बृहद सिंचाई, ठीक है। बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत लगभग वो 10,000 भूमि हेक्टेयर की सिंचाई करती हो तो उसको कहते हैं बृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है। यहाँ पूछा लघु, तो लघु में आएगी जो जो मतलब जो सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हो तो उसको लघु
सिंचाई योजना कहेंगे। आगे देखिए भारत ठीक, भारत में क्या बोल रहा हूँ, भूमिगत ठीक, भूमिगत जल में सिंचाई हेतु उपयोग संभव बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ठीक। तो ये है लघु सिंचाई योजना का ठीक। मतलब भारत की जो भूमि है ठीक, भारत की जो जल सिंचाई हेतु सबसे अधिक संभव बनाने के लिए जो भूमि का प्रयोग किया जाता है उसको है लघु सिंचाई परियोजना ठीक। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ये बता दिया बृहद में आएगा 10,000 ठीक, और लघु में आएगा 2,000 ठीक, ये बता दिया ऊपर। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये पूछा है भारत में जल सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो लघु सिंचाई योजना का ठीक। और क्वेश्चन ये पूछ रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी सिंचाई होती है, तो ये होती है लघु सिंचाई ठीक। क्योंकि आपने देखा होगा भारत के जो खेत वगैरह हैं या फिर जोतों का आकार बहुत ही छोटा है ठीक। आपने अमेरिका वगैरह के खेत देखे होंगे, उनके बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ठीक। आपने देखा होगा ठीक, यूट्यूब वगैरह पे देखना तो उनकी A1 क्वालिटी की वहाँ पर टेक्नोलॉजी है ठीक, और बड़े बड़े क्षेत्र हैं ठीक। इतने बड़े बड़े उनके कृषि वगैरह के जो खेती करने के क्षेत्र हैं ठीक। अब इंडिया का है, मान लो 1 बीघा इस बंदे का यहाँ है और 1 बीघा यहाँ 2 किलोमीटर दूर है और 1 बीघा यहाँ 4 किलोमीटर दूर है ठीक। ऐसे ऐसे छोटे छोटे खेत हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है ठीक। आगे देखिए, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो ये 114 मिलियन हेक्टेयर ठीक। आगे देखिए, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या था, तो इसका कमान क्षेत्र विकास का मौलिक उद्देश्य था, ये देखिए, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके दुर्व्यवहार के मध्य अंतर को न्यूनतम करना ठीक। तो ये इसका उद्देश्य था। आगे देखिए, कमान क्षेत्र ठीक, विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, तो देखिए उपरोक्त सभी ठीक, ये शामिल नहीं किए जाते। तो चलिए देखते हैं। नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियाँ बनवाना ठीक। पक्की नालियाँ बना के क्या करेंगे ठीक। खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल करना ठीक। ढाल मंद ठीक, ये बात आ रही है ठीक। बात ऐसी कर रहा है, मतलब ये खेत है तो इसको मतलब ढलान ठीक, यानी कि जैसे पहाड़ों पर खेती होती है ना, ढलान वाले एरिया में ठीक, स्लोप, जिसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं ठीक। तो ये ढलान वगैरह खेत में बना के क्या करेंगे ठीक। आगे देखिए, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण के चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना ठीक। तो ये कोई सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर है ठीक। आगे देखिए, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% उपयोग नहीं हो पाता ठीक। जो भारतीय जो सिंचाई जो सुविधाएं वगैरह देती है सरकार, तो उसका 100% सदुपयोग नहीं हो पाता ठीक। मतलब सही तरीके से, मतलब पूरा 100% किसान वगैरह यूज नहीं कर पाते ठीक। तो इसका क्या कारण है, तो चलिए देखते हैं क्या कारण है। तो चलिए देखते हैं। पहला ठीक, सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है ठीक। पहला सही लग रहा है पढ़ने से ही। दूसरा देखिए, जल के वितरण हेतु नालिकाओं का निर्माण और भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता ठीक। मान लो ये कह रहे हैं कि मतलब जल निर्माण के लिए जो भूमिकरण या फिर जो नालिकाएं होती हैं या फिर भूमि समतल नहीं होती ठीक। तो ये भी सही लग रहा है पढ़ने से। तीसरा देखिए, कृषि सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते ठीक। किसान वगैरह जो कृषि जो सिंचाई परियोजना वगैरह होती हैं ठीक, तो उनके प्रति इनको सही नॉलेज नहीं होती, तो ये जागरूक नहीं होते। चौथा देखिए, अधिकांशता आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता ठीक। मतलब ये बात बताई जा रही है, जो मतलब आवश्यकता पड़ने पर जल उपलब्ध वगैरह नहीं होता। जो आपने गांव वगैरह में नहरें वगैरह देखे होंगे, जहाँ पे नहरों पे सिंचाई होती है, तो इन नहरों में भी टाइम टाइम पे पानी छोड़ा जाता है ठीक। सीजन टू सीजन पानी छोड़ा जाता है, टाइम टू टाइम ठीक। तो ये चारों ही हैं, ये देख लीजिए। आगे देखिए ठीक। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा प्रदान की थी, तो ये थी विशालकाय नदी परियोजनाओं को ठीक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 10,000 ठीक। ऊपर बता दिया है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है, तो ये केरल में आता है ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, भारत में ठीक। आप यहाँ देखते रहिए, ये इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है और जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमारे साथ साथ चल रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है एग्रीकल्चर का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया ठीक। लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं और छान के कहीं से लाऊंगा NCERT के ठीक। वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो आप वो भी देख लेना। जो लेके आऊँगा ना, ये UP PCS के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ठीक।
यहाँ से यूपी बेसिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ फ्रेंड, जो हमारा ये इंडियन इकोनॉमी में जो भारतीय एग्रीकल्चर चल रहा है ना, तो इसको आप ध्यान से देखना और यही आपको इंडियन ज्योग्राफी में भी काम आएगा फ्रेंड। जो इंडियन ज्योग्राफी में करवाऊँगा तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको दोबारा रिपीट करने को मिलेंगे फ्रेंड, तो आप यहीं से ध्यान से पढ़ना। 11वां देखिए फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सफल रही थी, तो ये बाजरा और क्या बोल रहा हूँ गेहूँ और चावल में फ्रेंड। गेहूँ और चावल में सबसे ज़्यादा वो प्रभावित किया था हरित क्रांति ने। अगर ये पूछ ले हरित क्रांति कहाँ चली थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश फ्रेंड, यूपी, याद रखना। आगे चलिए फ्रेंड, भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो गेहूँ पर फ्रेंड। आगे देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्नों निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया था, तो ये मोटे अनाज और दलहन का जो अधिकांश अंश है ये कम हो गया था, क्योंकि हरित क्रांति ने बाढ़ ला दी थी गेहूं और चावल में फ्रेंड, तो मोटे अनाज और दलहन वगैरह कम हो गए थे इनका हिस्सा। आगे चलिए, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन मतलब कोई चेंज नहीं था, इस पर कोई असर नहीं पड़ा था, अपरिवर्तित रहा था फ्रेंड, नो चेंज। आगे देखिए, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन तो इनका उत्पादन वगैरह घट गया था उस टाइम फ्रेंड्स। हरित क्रांति फ्रेंड, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये 1966 फ्रेंड, यानी कि हरित क्रांति की डेट है ये। आगे देखिए, हरित क्रांति को सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था, तो दलहन फ्रेंड। इनका मोटे अनाज और दाल चावल वगैरह दालों में फ्रेंड, मोटे अनाज और दलहन वगैरह में इनका सबसे ज़्यादा बुरा परिणाम पड़ा था, इनकी मतलब उत्पादकता वगैरह घट गई थी फ्रेंड्स। तो ये दलहन, तिलहन और सोयाबीन फ्रेंड, ये तीनों चीज़ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा होती है एमपी फ्रेंड, याद रखना। मध्य प्रदेश में तिलहन, दलहन और सोयाबीन वगैरह उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में फ्रेंड। अगर ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको साल भर बोया जा सकता है या फिर उगाया जा सकता है, तो मक्का फ्रेंड। अगर ये पूछ ले विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का कौन उत्पादन करता है, तो ये है यूएसए फ्रेंड। और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो ये मैंने बताई थी सबसे ज़्यादा मक्का होती है यूएसए में। लेकिन अमेरिका में जो सूअर वगैरह पालन करते हैं ना फ्रेंड, तो उन सूअरों को भी अमेरिका में मक्का खिलाई जाती है फ्रेंड। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड, ये निम्नलिखित लिखा हुआ है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था, तो चलिए देखिए फ्रेंड, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, तो मोटे अनाजों में आई थी कमी यानी कि डिक्रीमेंट फ्रेंड। बाकी आप देख लीजिए, भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुई थी। आगे देखिए, भारत में अमीर और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि हुई थी फ्रेंड। खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई थी फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे इनका आंसर फ्रेंड। भारत में अमीर और गरीब वगैरह भी थे फ्रेंड। मान लो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो चल रही थी हरित क्रांति फ्रेंड, यहाँ इवन क्वालिटी की सिंचाई वगैरह और जो बीज वगैरह दिए जा रहे थे फ्रेंड। और लेकिन जो ये दक्षिण भारत का इलाका है या फिर मध्य प्रदेश वगैरह इलाका है या राजस्थान का, तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था फ्रेंड। तो मान लो यहाँ इवन क्वालिटी की फसल होगी तो यहाँ के लोग अमीर हो जाएंगे, बाकी फिर कुछ निर्धन भी हो जाएंगे इधर राजस्थान वाले फ्रेंड। तो वही बताई जा रही है, यहाँ डिफरेंस हो गया था ओवर एंड अमीर में फ्रेंड्स। आगे चलिए, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी, तो ये थी 1966 में चल रही थी कौन सी, हरित क्रांति फ्रेंड्स। और यहाँ बताई जा रही है फ्रेंड्स, भारत की कृषि हेक्टेयर को बढ़ाने हेतु फ्रेंड, तो ये थी HYBP फ्रेंड्स। और ये पूछ ले HYBP क्या है, तो ये एक गेहूँ की किस्म है फ्रेंड्स, क्योंकि गेहूँ का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था हरित क्रांति का फ्रेंड। तो ये HYBP क्या है, तो ये गेहूँ की किस्म है फ्रेंड्स। आगे चलिए, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग फ्रेंड, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में योगदान क्या रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों का युक्ति बताई थी फ्रेंड। इन्होंने ये कहा था कि भारत में अधिक उपज देने वाले किस्मों का उपयोग की युक्ति बताई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द दिया था तो ये विलियम गॉड ने दिया था फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले फ्रेंड, ये तो थे इंडिया के फ्रेंड्स। वर्गीज कुरियन, ये दूध क्रांति से जुड़े हुए हैं, यानी कि दूध क्रांति फ्रेंड, क्या बोलता हूँ, सफ़ेद क्रांति फ्रेंड। और नॉर्मन बोरलॉग, तो ये थे मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे हरित क्रांति के जनक। अगर ये पूछ ले कहाँ के थे, तो ये थे अमेरिका के फ्रेंड्स, याद रखना।
गहन कृषि जिला कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1960-61 में हुआ था। आगे देखिए, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो ये 64-65 में। डिफरेंस क्लियर करना, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है और ये अलग है। भारत में हरित क्रांति तो ये कई बार बता दिया, 1966-67 में। डिफरेंस आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड डिफरेंस तो ये 1970 में चलाया गया था। आगे देखिए, देश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि लाने हेतु वृद्धि के उद्देश्य से संघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो संघन पशु विकास कार्यक्रम 64-65 में चलाया गया था। किसके लिए? दूध के उत्पादन के लिए। यहाँ बताना है दूध सबसे ज़्यादा कौन देता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इंडिया में दूध का, तो सबसे ज़्यादा भैंस का है 46%, उसके बाद गाय का, एक सेकेंड गलत टिक हो गया, भैंस का है 50%, गाय का 46%, और उसके बाद बकरी वगैरह। तो इसको बकरी का है 4%। याद रख लें। और भारत विश्व में नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में। अगर ये पूछ ले, जो मैं बोल के एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ ना, उनको ध्यान से सुनना। वीडियो वगैरह स्किप मत करना, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के बता रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन वहीं से फंस जाए। और आप स्किप कर दो। अगर पूछ ले भारत में कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो ये 280 ग्राम। अगर ये पूछ रहे भारत में सबसे ज़्यादा दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कहाँ पे है, तो प्रति व्यक्ति दूध सबसे ज़्यादा उपलब्ध है पंजाब में। लगभग 800 ग्राम प्रति व्यक्ति। और पूरे देश का पूछ ले तो सब पूरे देश का है 280। आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जन्म डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे चलिए, भारत में दूध के प्रति व्यक्ति तो ये बता दिया है। कितना बता दिया? 280 बता दिया गया। तो ये 322 है। पहले ये 280 था, अब ये अपडेट हो गया। आगे देखिए, भारतीय राज्यों में दूध के प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा दैनिक उपलब्धता है, तो ये पंजाब में है। पंजाब में है लगभग 800। ये देखिए, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है तो ये 800 ग्राम। और ये पहले 280 था, अब बढ़ के लगभग 322 हो गया। लेकिन पंजाब से तो बहुत ज़्यादा ही कम है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ग्रुप CD का तो ये पालतू क्वेश्चन है। नीली क्रांति तो ये मत्स्य पालन से। आगे चलिए, मत्स्य मछली पालने में, मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले आता है चमगादड़ चाइना। आगे चलिए, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान दूसरा है। और एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान है, तो ये चमगादड़ चीन का। आगे चलिए, भारत में किस आधार पर रासायनिक उर्वरक की खपत की जाती है, तो नाइट्रोजनी के आधार पर। आगे देखिए, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, तो यह है पोटैशिक। पोटैशिक प्रकार के जो उर्वरक हैं, इनको भारत फॉरेन कंट्री से आयात करता है। आगे चलिए, कुल उर्वरकों का प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो तीसरा। आगे चलते रहिए, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। एकदम डिटेल में चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे। तो विश्व उर्वरक का प्रयोग, विश्व में सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग होता है चीन में। अब चलते हैं थोड़ा आलू। आलू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आलू कहाँ से आया था। तो पुर्तगाली लेकर आए थे। कई बार बता चुका हूँ, जो ये झंडू व पुर्तगाली वगैरह आए थे ना हमारे देश में मसाले की खोज करने के लिए। तो ये क्या क्या लेके आए थे? ये लेके आए थे, एक सेकेंड। सब देखिए, तो ये पुर्तगाली क्या क्या लेकर आए थे? तो ये लेके आए थे A फॉर आलू। और P फॉर प्रिंटिंग प्रेस। ये नोट वगैरह की जो छापने की मशीन होती है, ये प्रिंटिंग प्रेस जैसे बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल रहे हो, जो ये प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। और T फॉर तम्बाकू और K फॉर काजू। आलू, प्रिंटिंग प्रेस, तम्बाकू और काजू, ये कौन लेकर आए थे? कि झंडू व पुर्तगाली लेकर आए थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आलू कहाँ से आया था, तो आलू पुर्तगाली लेकर आए थे अपने साथ। आगे देखिए, भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती है। तो ये भारत की मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। आगे देखिए, भारत में उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर उपयोग बहुत कम होने का क्या कारण है? तो ये देखिए, किसान की गरीबी। कृषकों की निर्धनता, किसान की अज्ञानता, यानी कि उनको नॉलेज वगैरह नहीं है, अपर्याप्त और अनियमित जलपूर्ति। ये सब हम ऊपर देख चुके हैं।
कि टाइम पर उनको जल वगैरह नहीं मिलता, तो ये सारे ही कारण हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, देश के उर्वरकों फ्रेंड देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। तो इन सबको देखते हैं। फ्रेंड जो उर्वरक वगैरह हैं फ्रेंड, तो इन पे सरकार सब्सिडी देना आरंभ कर दिया है फ्रेंड। उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना फ्रेंड। उर्वरकों के वितरीकरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है फ्रेंड्स। आगे देखते रहिए। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं, तो उर्वरक सबसे ज़्यादा पंजाब में, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत के प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत तो ये है 141.30 kg प्रति वे, ये था फ्रेंड प्रति हेक्टेयर था ये फ्रेंड प्रति हेक्टेयर, तो ये इतना 41.30 kg फ्रेंड। आगे देखिए, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा। आगे देखिए, भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, तो ये 94 फ्रेंड। यहाँ भारत के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की अपनी कुल खपत का इतना हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, तो 94 फ्रेंड। आगे चलिए, भारत में फास्फेटिक उर्वरकों को अपनी कुल खपत का कितना हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है, तो ये है 82 फ्रेंड्स। यहाँ बात हो रही है फास्फेटिक की फ्रेंड्स, और ऊपर फास्फेटिक है 82 और नाइट्रोजन की बात हो रही तो 94 फ्रेंड, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए हैं फ्रेंड, इनको याद रखना। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों तथा कृषि की विभिन्न किस्मों यानी कि नाइट्रोजनी, फास्फेटिक तथा पोटैशिक का उपयोग के लिए एक संतुलित अनुमान फ्रेंड। तो इनका अनुमान बताना है फ्रेंड। नाइट्रोजन का कितना अनुमान है फ्रेंड, या फिर फास्फेटिक का या पोटैशिक का, तो ये अनुमान हो जाएगा 4:2:1 फ्रेंड, यानी कि रेशो में आप देख लो या फिर अनुपात बोल लो फ्रेंड, 4:2:1 फ्रेंड, बीच में इनके रेशो लगा लो फ्रेंड। तो इनका अनुमान याद रखना, पोटैशिक नाइट्रोजन पोटैशिक और फास्फेटिक का अनुपात है 4:2:1 फ्रेंड। और यहाँ देखिए क्या पूछा है, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों की खपत का अनुपात कितना है फ्रेंड, तो ये खपत का अनुपात है 8.2:30 यानी कि 3.2 और 1.0 फ्रेंड, ये इनका खपत का अनुपात है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में कॉफ़ी फ्रेंड, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है कर्नाटक में फ्रेंड, याद रखना। महाराष्ट्र में आलू, क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में प्याज वगैरह सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है और नारियल वगैरह होता है कहाँ, तमिलनाडु में फ्रेंड्स। आगे चलिए, उत्तर भारत में फ्रेंड, क्या बोल रहा हूँ, भारत में गए उत्तर प्रदेश राज्य किन स्थानों में प्रथम नंबर पर है, तो ये खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है, दूध उत्पादन में नंबर 1 है और चीनी उत्पादन में नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश किन किन खाद्यान्न उत्पादनों में या फिर किन फसलों में या फिर किसके स्थान पर प्रथम नंबर है फ्रेंड, तो ये खाद्यान्न में, दूध में और गन्ना चीनी में फ्रेंड, तो उपरोक्त सभी। आगे देखिए, और गेहूं में भी है फ्रेंड। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक दाल, तो ये बता दिया, मध्य प्रदेश वगैरह में होती है फ्रेंड्स। चावल, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है फ्रेंड्स। आगे चलिए, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी। भारत में सोयाबीन, तो ये सोयाबीन वगैरह दाल में ही आता है ना फ्रेंड, तो ये होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन में फ्रेंड्स। मोटे अनाज फ्रेंड, मोटे अनाज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है राजस्थान फ्रेंड्स, यानी कि बाजरा वगैरह फ्रेंड। राजस्थान में रेतीला इलाका वगैरह है फ्रेंड, वहाँ बारिश वगैरह कम होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर बाजरा वगैरह ही करते हैं फ्रेंड। भारत के किस राज्य में आलू फ्रेंड, तो आलू उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। मूंगफली, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है पूरे देश में फ्रेंड। आगे देखिए, चावल फ्रेंड, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब फ्रेंड। ये चावल को इनके अवरोही क्रम में लगाना था, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब फ्रेंड्स। कपास फ्रेंड, तो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश फ्रेंड। और पूरे विश्व में कपास हमारे भारत की देन है। आगे चलिए फ्रेंड, दलहन यानी कि दाल वगैरह का सही राज्य बताना, सबसे ज़्यादा दालें होती हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, क्या बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश फ्रेंड, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए,
भारत का प्रथम रबड़ ठिपण तो ये बता दिया, केरल में होता है रबड़ सबसे ज़्यादा। आगे देखिए ठिपण भारत में आम ठिपण तो आम सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र में ठिपण। प्याज ये भी महाराष्ट्र में होता है, ये बता दिया है ठिपण। आगे चलिए ठिपण गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। अगर ये पूछ ले कि गन्ने की ठिपण सरकारी चीनी की जो मिलें सबसे ज़्यादा है वो महाराष्ट्र में ठिपण, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में, और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए मसाले ठिपण मसाले लेने के लिए आपको गुजरात जाना पड़ेगा ठिपण, सबसे ज़्यादा मसाले गुजरात में होते हैं ठिपण। आगे चलिए निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है ठिपण। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है तो ये तिलहन ये एमपी में होता है ठिपण सबसे ज़्यादा। बाकी गेहूँ गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है ठिपण। आगे चलिए गेहूँ तो गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है ठिपण। विश्व के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कॉफ़ी उत्पादन में है छठा। ये सब भारत का ही बात हो रही है ठिपण यहाँ पर। बाकी वर्ल्ड वाइड वेब पे मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल ठिपण। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो तिलहन का ठिपण। चाय ठिपण चाय सबसे ज़्यादा निर्यात करता है कौन, तो श्रीलंका ठिपण। और अपने भारत की बात करें तो 20% चाय अपने देश से बाहर भेजी जाती है ठिपण, क्योंकि यहाँ पर चाय पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी ठिपण कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ील में ठिपण। और कॉफ़ी ये सब मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की एग्रीकल्चर की वीडियो कराई थी यहाँ पे मैंने कहा था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है ब्राज़ील में। और कॉफ़ी कई बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं या फिर बाग होते हैं तो उनको कहते हैं क्या, फजेंडा ठिपण। ये कहते हैं फजेंडा ठिपण, याद रखना। और कॉफ़ी का यहाँ पर मेन जो बंदरगाह है उसको कहते हैं संतोष ठिपण। संतोष बंदरगाह है ब्राज़ील में, कॉफ़ी का बंदरगाह है। और फजेंडा कहते हैं इनके बागों को ठिपण, याद रखना। ये यूपी पीसीएस के पूछे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ ठिपण। विश्व में नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है ठिपण, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलिए चाय ठिपण विश्व में चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है चतुर्थ ठिपण, यानी कि चौथे पे। मोटे अनाज में विश्व में सबसे नंबर 1 है भारत ठिपण। चाय उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है, एक सेकंड ठिपण, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान ठिपण। चाय उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है ठिपण। अब कहोगे आप ये ऊपर आपने चौथा बताया था, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ठिपण। यानी कि चाय निर्यातक ठिपण, चाय निर्यात मतलब अपने देश में उगाया और विदेशों में भेजने को कहते हैं निर्यात ठिपण। तो भारत विश्व में चाय भेजने में यानी कि फॉरेन कंट्री को भेजने में चौथे नंबर पर है ठिपण। सबसे नंबर 1 पे है चाय भेजने में श्रीलंका ठिपण, याद रखना। क्वेश्चन का डाउट क्लियर करते हुए चलो। निम्न में से कौन बागवानी से संबंधित है ठिपण, तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति ठिपण। आगे चलते हैं रेशम ठिपण। रेशम में अग्रणी राष्ट्र है तो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है रेशम। आगे देखें निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संचार के सभी देशों से अधिक होती है, तो यह है गन्ना ठिपण। आगे देखिए कौन सा देश विश्व में गेहूँ, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है चीन में। आगे देखिए विश्व में आम और केला, तो आम और केला सबसे ज़्यादा होते हैं भारत में ठिपण। तम्बाकू उत्पादन में इंडिया तीसरे नंबर पर है ठिपण, याद रखना तीसरे नंबर पर ठिपण। अगर ये पूछ रहे भारत में सबसे ज़्यादा तम्बाकू कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश और गुजरात ठिपण। और ये पूछ ले तम्बाकू का मुख्यालय वगैरह कहाँ है, तो ये है राजमुंदरी ठिपण, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चावल के निर्यात में भारत विश्व में दूसरा नंबर पर है ठिपण, चावल निर्यात करने में यानी कि बाहर भेजने में। गेहूँ निर्यात करने में भारत छठे नंबर पर है ठिपण, यानी कि फॉरेन कंट्री को गेहूँ भेजता है, छठे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। भारत का प्रमुख आयातक है ठिपण, तो ये दलहन और तिलहन ठिपण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए शुरू में बता दिया था, भारत चाय ठिपण चाय के उत्पादन का 20% भाग और देशों को निर्यात करता है। आगे देखिए भारत में अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को भेजता है ठिपण। चाय भेजता है 20% और कॉफ़ी लगभग 70-74% होना चाहिए। 70% ठिपण, 70% कॉफ़ी भेजता है इंडिया अपना बाहर ठिपण, क्योंकि हमारे यहाँ कॉफ़ी से ज़्यादा लोग चाय को प्रेफर करते हैं ठिपण, देखा होगा आपने सुबह। आगे चलिए ठिपण। और हमारे इधर ठिपण जो ये हरियाणा साइड का जो बैक साइड का इलाका है ठिपण, तो यहाँ तो लोग इतना बड़ा गिलास होता है सुबह ठिपण, तो गिलास भर के ही पीते पूरी। और कई तो जो लोटा होता है ना, लोटे में ही तो चाय तो चाहिए ही चाहिए सुबह। अब ठंडों में देख लेना ठिपण,
स्टेशनों पे या फिर जो बार वगैरह खोखे वगैरह होते हैं चाय की दुकानों पे, ठीक है ना, तो उन पे देखना ठंडों में बिल्कुल सोम रस की तरह बिकती है चाय। और ख़ासकर जो आगरा के स्टेशन के बाहर जो कुल्हड़ में जो चाय देते हैं ना, वो तो A1 क्वालिटी की है, ठीक है ना। आगरा स्टेशन के बाहर जो दुकानें हैं तो कुल्हड़ वाली चाय 1 नंबर की देते हैं, ठीक है। और उसके सामने तो मतलब बियर भी फेल है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान है थाईलैंड का, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखिए प्राकृतिक रबड़, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया अपना रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल में, और 97% जो अपने देश की मांग है तो उसको घरेलू उत्पादन के 97% से पूरा किया जाता है, ठीक है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में बता दिया, चाइना नंबर 1 पे है, भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक है। ये 2 बार कहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर होती है, तो ये धान, ठीक है। धान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं, ठीक है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ये ब्राज़ील। अंडा, ठीक है। अंडा उत्पादन तो सबसे ज़्यादा अंडा होता है USA में, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ठीक है। अगर ये भारत के अकॉर्डिंग पूछ रहे तो भारत में अंडा उत्पादन होता है 5वें नंबर पर, ठीक है ना। 5 रुपये का एक अंडा मिल रहा है ना इस टाइम, तो ये ऐसे याद रखना, भारत अंडा उत्पादन में 5वें नंबर पर है, ठीक है ना। और प्रथम 3 राज्य हैं USA, चाइना और ब्राज़ील। आगे चलते हैं, अंडा उत्पादन में तो ये देखिए 5वां नंबर है, बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व में सबसे बड़ा अफीम तो ये अफगानिस्तान में होती है अफीम सबसे ज़्यादा। आगे देखिए भारत के सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है, तो सबसे ज़्यादा चावल, ये बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है चाइना, ठीक है। मैंने कहा था ना एकदम बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे जैसे देख रहे हो, ठीक है। आगे देखिए भारत में किस फल के लिए सबसे ज़्यादा कृषि अंतर्गत क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये बताना है किस फल के लिए सबसे ज़्यादा कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा है आम, ठीक है। आम का पेड़ अब हाल फिलहाल शायद ही दिखाई देता हो, गांव वगैरह में तो मिल जाएगा लेकिन शहरों वगैरह में नहीं। लेकिन आप उधर जाना महाराष्ट्र नागपुर की साइड, तो उधर आमों के अच्छे खासे बाग हैं, ठीक है। भारत में आलू तो ये बता दिया, पुर्तगाल ये झंडू आम पुर्तगाली लेकर आए थे, कई बार बता दिया है, जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी बता दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, आलू अनुसंधान, ठीक है। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत सर्वप्रथम, सिंपल वे में समझिए, रामायण को भूल जाइए, ठीक है। 1949 में जो आलू का अनुसंधान केंद्र था, ठीक है, तो वो पटना में लगाया गया था, ठीक है। अगर ये पूछ रहे भारत का पहला आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ था, तो वो था पटना में, ठीक है। कब लगाया गया था, 1949 में। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको वर्ष 1956, ठीक है, यहाँ से देखिए वर्ष 1956 में इसको पटना से हटाकर कहाँ ले आ दिया है, इसको शिमला, ठीक है। तो याद रखना यही बात बताई जा रही है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में आलू का केंद्र कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो है शिमला, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ था, तो ये था 1949 में पटना में बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। लेकिन अब इसको 1956 में ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ, शिमला, ठीक है, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि पूरे विश्व के अकॉर्डिंग पूछ ले कि विश्व में आलू का संस्थान कहाँ पर है, तो वो फिर हो जाएगा चिली, ठीक है ना। चिली आंसर हो जाएगा उसका, जो विश्व में आलू का संस्थान है या फिर केंद्र है तो चिली, ठीक है ना। लेकिन 1956 में शिमला में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है ना, याद रखना। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्या कहता है, भारत में रबड़ प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है, तो ये 1143, ठीक है ना, 1143 kg, ठीक है, प्रति हेक्टेयर है ये। आगे देखिए भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग कितना हिस्सा, ठीक है ना, कितना हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था ना, तो 90% से अधिक, ठीक है। और एग्जैक्ट पूछे तो 97%, जो कि अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे देखिए भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पुराना डाटा है, ये 2019-20 की जो रिपोर्ट आई थी ना उसका ऐड किया है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो पुराना डाटा है, तो भैया एग्जामिनर ना आजकल पुराना भी पूछ लेता है, ठीक है। 1-2 साल का पुराना पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं वो लेटेस्ट ही पूछेगा, ठीक है। तो ये 2019 अगर 19-20 के अकॉर्डिंग पूछे तो यहाँ पर पूछा भारत के कितने % भूमि पर वन थे,
तो ये 21.50 डिफेंस। लेकिन जो 2021-22 की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें ये हो गया 21 पॉइंट डिफेंस। जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना, 21.71 डिफेंस। डिफेंस अगर यहाँ पूछ ले वर्तमान का डिफेंस, तो वर्तमान का ये डाटा है 21.71 डिफेंस। भारत के भूमि पर कितने परसेंट पर वन है डिफेंस, तो 21.71 याद रखना। और 2019-20 का पूछ ले तो इसको याद रखना डिफेंस। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत की कुल भूमि पर वन आधारित क्षेत्र कितना है डिफेंस, तो वन आधारित क्षेत्र है ये 2019-20 का डाटा है डिफेंस। तो देख लीजिए ये था डिफेंस 70-16-73 डिफेंस। अगर ये पूछ ले 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है डिफेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 71। एक सेकेंड डिफेंस, तो ये हो जाएगा 71/12/249 डिफेंस। ये 249 है, क्या लिख दिया मैंने डिफेंस, 71 इतना डिफेंस। याद रखना ये 2021-22 के डाटा है डिफेंस। और यहाँ पूछा है कि भारत का कुल डिफेंस, यानी कि ये 2019-20 का डाटा मैंने प्रिंट करवाया है डिफेंस। तो 2019-20 में ये था 70-16-73 डिफेंस। और 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछ ले कि जो रिपोर्ट आई है 21-22 की, तो फिर हो जाएगा 71/12/249 डिफेंस। याद रखना डिफेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कुल वन आच्छादित प्रदेश कितना है डिफेंस, तो ये था उस टाइम। लेकिन आप पूछ ले अब कितना है डिफेंस, तो आप पूछ ले तो ये हो जाएगा अब 24.62 डिफेंस। ये 24.62 हो गया बढ़कर डिफेंस। ये 2021-22 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, साथ साथ में लेटेस्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ डिफेंस। आगे चलते हैं डिफेंस। जो देहरादून से जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की रिपोर्ट आती है प्रति 2 वर्ष डिफेंस। अगर ये पूछ ले 2021-22 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा राज्य में वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है उत्तराखंड में वृद्धि डिफेंस। एक सेकेंड डिफेंस। ये पूछ ले सबसे ज़्यादा किन राज्यों में वनों की वृद्धि हुई है डिफेंस, वन प्रतिशत में वृद्धि हुई है या फिर वन एरिया में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा हुई है तेलंगाना डिफेंस। तेलंगाना में हुई है सबसे ज़्यादा। और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा डिफेंस। यानी कि तेलंगाना डिफेंस, फिर आंध्र प्रदेश और फिर है उड़ीसा डिफेंस। उड़ीसा याद रखना। और सबसे ज़्यादा कमी पूछ ले तो कमी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये एम की क्यूब एंड डिफेंस। यानी कि ए से अरुणाचल प्रदेश और एम से नागालैंड डिफेंस। ये कमी वाले राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हुई है डिफेंस। और ये एम क्यूब का मतलब है एक एम से बनेगा मिजोरम, फिर एम से बनेगा मणिपुर और फिर एम से बनेगा मेघालय डिफेंस। ये 3 एम है, इसलिए मैंने एम की क्यूब लिख दिया है डिफेंस। समझ रहे होगे इस क्यूब का मतलब, तो इस क्यूब का मतलब होता है 3 डिफेंस। तो ये ए से बनेगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी है डिफेंस। और उसके बाद ये 3 एम को खोला तो एक एम से मिजोरम, फिर एक से मणिपुर और एक से मेघालय और इस एम से बनेगा नागालैंड डिफेंस। और ये जो देहरादून से रिपोर्ट आती है डिफेंस, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की रिपोर्ट कहाँ से आती है, देहरादून से। कितने साल में? 2 साल में। और कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये 1987 से स्टार्ट हुई थी डिफेंस। और ये 2021-22 का क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। 2021-22 में जो रिपोर्ट आई है तो कौन सी आई है, तो ये आई है 17वें नंबर की डिफेंस। 1987 से हुई है, बाकी आप जोड़ के देख लेना 87 ही आएगा डिफेंस, 17 ही आएगा डिफेंस। डिफेंस तो ये आगे चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है डिफेंस। अब रोही क्रम में लगा दीजिए सबसे ज़्यादा वन कहाँ है डिफेंस, तो ये सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ डिफेंस। अभी आप कहोगे तो ऊपर तो बता रहे हो आप कि सबसे ज़्यादा कमी आई है डिफेंस, तो वो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेश में वगैरह में कमी आई है डिफेंस। आगे देखिए। और यहाँ ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ सबसे ज़्यादा कम न्यूनतम प्रदेश वन का क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कम है हरियाणा में डिफेंस। और यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछ ले सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो ये मिजोरम। और दूसरे नंबर पर अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ ले डिफेंस, तो फिर आंसर हो जाएगा एमपी डिफेंस, एमपी डिफेंस। केंद्र शासित प्रदेशों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप। और सबसे कम कहाँ है, तो ये लक्षद्वीप डिफेंस। ये देखिए डिफेंस, सबसे न्यूनतम वन केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में डिफेंस। एकदम सीक्वेंस में क्वेश्चन अरेंज है डिफेंस। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है डिफेंस। झूम कृषि के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है, तो ये है नागालैंड में डिफेंस। समझ रहे होगे झूम कृषि
खेती वगैरह क्या होती है, मान लो यहाँ पर इतने में जंगल है, ठीक है ना, कोई बाग वगैरह लगा हुआ है जंगल, तो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं या फिर यहाँ के जो नागालैंड के लोग हैं तो इस जंगल को काट के इस एरिया को कर देते हैं प्लेन, ठीक है ना। अब ये हो गया है प्लेन, ठीक है ना, पेड़ वगैरह कट गए हैं। तो जब तक ये मिट्टी उपजाऊ रहेगी, यहाँ इनकी जो एरिया ये उपजाऊ रहेगा, यहाँ कृषि करते रहेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही 1-2 साल कृषि की, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, तो यहाँ को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। मान लो इधर कोई जंगल है, ठीक है ना, यहाँ का जंगल साफ़ कर दिया, काट के बर्बाद कर दिया है। अब ये आ गए यहाँ, ठीक है ना, यहाँ का जंगल काटेंगे, फिर यहाँ खेती करेंगे, फिर यहाँ का बर्बाद करके फिर यहाँ आएंगे, ठीक है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर जंगलों को काट कर खेती करना है, इसको कहते हैं झूम कृषि, डिपेंड्स। और यूपी पीसीएस में कई बार पूछे जाते हैं जो वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग कि मलेशिया में झूम कृषि को क्या कहते हैं, मलेशिया में क्या कहते हैं, या इंडोनेशिया में क्या कहते हैं। तो इनकी वीडियो आपको मिलेगी 1-2 दिन में, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना 50-60 क्वेश्चन और मैं छान रहा हूँ इधर उधर से किताबों से, ठीक है। सब आगे चलते हैं। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है, ठीक है। तो चलिए देखिए, न्यूनतम विक्रय मूल्य, ठीक है, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय का आश्वासन देती है, इसको कहते हैं समर्थन मूल्य, ठीक है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ये घोषणा की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, ठीक है। अगर ये पूछ ले, चलो आगे बताता हूँ, ठीक है। ये देखो आ ही गया, कृषि लागत मूल्य आयोग का आयोग वगैरह कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में, ठीक है। यही बताना चाह रहा था मैं, ये आ ही गया क्वेश्चन। आगे देखिए, कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1965 में, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1965, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना स्टार्ट की गई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ही आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं वीडियो देखने के लिए, ठीक है। भारतीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो ये GIC के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो ये है रियल GP, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, तो ये हैदराबाद में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स। याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, तो ये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। आगे चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूँ की BYH/V में नहीं है, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बताया था ये क्या है, ठीक है। तो ये गेहूँ की किस्म है, लेकिन रत्ना इसकी किस्म नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, H/B के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप CD का फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है, तो ये रोम में, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टाइबर, ठीक है, टाइबर नदी के किनारे। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और न्यूयॉर्क वो के बारे में क्या बताऊँ, छोड़िए, ठीक है। तो चलिए, इतनी जानकारी बहुत है। रोम याद रखना, रोम है इटली की राजधानी है, और ये टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। और ये जिनेवा, तो ये है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और ये सीन नदी के किनारे है। और ये न्यूयॉर्क की राजधानी है, क्या बोलते हैं, वाशिंगटन DC, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता ग्रुप CD में, ये डी जो वाशिंगटन DC है, तो इस DC की फुल फॉर्म बता दो, तो ये DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान, तो ये जयपुर में है। आगे देखिए, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर के अवधि में को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चलो जुलाई से अक्टूबर नवंबर की अवधि में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ का मौसम होता है, तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इस पे लगा लो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये 1998 में चलाई गई थी, ठीक है। ये 1998-99 भी कहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है, और यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये ना पूछा गया। इस पर अगर लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये था पंतनगर, उत्तराखंड। आगे चलिए, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से था। आगे चलिए, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों उनके उत्पादन का सही या अनुक्रम में लगाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है, फिर गेहूं का, फिर मोटे अनाज का, फिर दालें का, ठीक है।
और ये ऐसा क्वेश्चन है जो ग्रुप CD का एग्जाम का तो फालतू क्वेश्चन है, लेकिन UPPSC में कई बार पूछा है डिफेंस। तो चलिए सीधा मिलान करते हैं डिफेंस। तो पहला देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति के द्वारा हुई थी डिफेंस। दुग्ध उत्पादन, तो ये हो जाएगा, बताइए, श्वेत क्रांति से डिफेंस। दुग्ध उत्पादन का संबंध है श्वेत क्रांति से डिफेंस। दोबारा देखिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति डिफेंस, और दुग्ध उत्पादन तो ये श्वेत क्रांति डिफेंस। ये देखिए क्रांति यहाँ लिखा हुआ है डिफेंस। आगे चलिए, मत्स्य उत्पादन तो ये नीली क्रांति, समझ रहे हो डिफेंस। और उर्वरक क्रांति तो ये रहा भूरी क्रांति डिफेंस। तो समझ गए हो कि मिलाने की जरूरत नहीं है। दोबारा देख लीजिए, खाद्यान्न उत्पादन यानी कि हरित क्रांति, दूसरा दुग्ध उत्पादन तो ये श्वेत क्रांति, क्रांति यहाँ लिखा हुआ है डिफेंस। तीसरा देखिए, मत्स्य उत्पादन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। और उर्वरक को कहते हैं भूरी क्रांति, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिए, समर्थित डिफेंस। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों का सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो चलिए देखते हैं डिफेंस। तो देखिए डिफेंस, कृषि मूल्यों की स्थिरता। दूसरा देखिए, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य डिफेंस। सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, तो ये मुझे तीनों ही पढ़ने से सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए इसका सी डिफेंस, तीनों ही सही है। तो ये कई बार बता दिया, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग डिफेंस। आगे चलिए, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान देता है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है, तो यह है कृषि उत्पादन डिफेंस। आगे चलिए, दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 है पूरे विश्व में। आगे चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता, तो ये सामान्यतः हमारे देश में दालों की किल्लत है, ठीक है, इसलिए हम दालें बाहर नहीं भेजते हैं डिफेंस। भारत को एग्रो एग्रीकल्चर जोन 20 में बांटा गया डिफेंस। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में एग्रोलॉजिकल जोनों की संख्या कितनी है, तो 20। फलोत्पादन में नेत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जा सकती है डिफेंस, तो कैसे, तो ये उपरोक्त सभी के द्वारा डिफेंस। तो चलिए देख लेते हैं, उर्वरक की मात्रा के बराबर प्रयोग से डिफेंस फलोत्पादन की वृद्धि देख रहे हैं डिफेंस। आगे देखिए, नेत्रजन अवरोधक का प्रयोग के द्वारा, नेत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग के द्वारा डिफेंस। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, कई बार बता दिया है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो ये है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, यानी कि सभी क्रांति को जोड़ो की जो परियोजना चलाई गई थी, तो उसको कहा गया था इंद्रधनुष क्रांति, यानी कि सब क्रांतियों को जोड़कर एक में मिलाना। मिश्रित कृषि, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। पशुपालन के साथ साथ डेयरी उत्पादन या फिर फसलों उगाना या फिर खेती के साथ साथ पशुपालन करना, तो ये सब आता है मिश्रित कृषि के अंतर्गत, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, ठीक है। भारत में गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये तम्बाकू के लिए बता दिया है, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश है, ठीक है। और तम्बाकू का जो केंद्रीय संस्थान है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है, सही है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, ये भी सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, तो ये तीनों सही हैं, ठीक है, पढ़ने से ही तीनों सही लग रहे हैं। तो आगे चलिए, ठीक है, बीटी कल्चर, ये साइंस के ऐसी टर्म है, ठीक है, ये इकोनॉमी में भी आ जाते हैं, जियोग्राफी में भी आ जाते हैं, और खासकर ये बायोलॉजी में भी पूछ ले जाते हैं। बीटी का मतलब, ठीक है, बीटी का मतलब आप समझ जाओ, बीटी का मतलब होता है अंगूर, ठीक है। तो ये अंगूर की खेती करना बीटी कल्चर कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, तो मूंग और उड़द। और ये पूछ ले कैसी फसलें हैं, तो ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। और ये आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का विशालतम उत्पादक, तो ये दलहन में है, ठीक है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक, तो ये भारत है अपना, ठीक है। देख लो PDF कितनी बड़ी है, इस वजह से पेज भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे, ठीक है, बट आप जुड़े रहिए बस लास्ट तक। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश
का प्रथम स्थान नहीं है, तो ये चावल चावल में है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो दूध सबसे ज़्यादा भारत में होता है, उसके बाद यूएसए में, फिर चीन में, फिर रूस में। डिपेंड्स, याद रखना ये क्रम। मसाला का बगान कहा जाता है केरल को। मसाला उत्पादन पूछ ले कहाँ होता है तो गुजरात। डिपेंड्स, याद रखना। स्वर्णिम क्रांति का संबंध था उद्यान कृषि से। डिपेंड्स, आगे चलिए। भारतीय कृषि को किस महत्वपूर्ण स्तर के यंत्रीकरण के कारण संभव नहीं है। डिपेंड्स, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो भारतीय कृषि है या फिर भारत के किसान हैं वो किस समस्या के कारण या फिर किस समस्या से जूझ रहे हैं। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि उनके खेत छोटे छोटे हैं, और एक यहाँ है तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक 4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जोटों का छोटा आकार। ठीक है, ये समस्या है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो यह है तिलहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि किसी का इंतजार नहीं करती थी, ऐसा कहा था झंडू, क्या बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही सम्मिलित नहीं है, तो सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो ये गलत है। फूलों, ठीक है, फूलों का मतलब समझ जाइए, फ्लोरी का मतलब होता है फूल। ठीक है, और फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। और फलों, ठीक है, पोमो का मतलब होता है फलों का। ठीक है, तो पोमोलॉजी में फलों की खेती होती है। ठीक है, तो ये सब्जियों की खेती को कहते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एक सेकेंड, सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, ओलेरीकल्चर। ठीक है, मान लो कोई सब्जी वाला आता है ना सवेरे सवेरे रेडी लेके गली में, तब उसे कहते हैं ना और क्या क्या ले रहा है। ठीक है, ओलेरी क्या और क्या क्या ले रही है। ठीक है, तो और क्या क्या सब्जी ले रही है, तो ओलेरीकल्चर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, बस ट्रिक है ये छोटी सी। एग्रोमार्क की स्थापना हुई थी 1937 में। ठीक है, ठीक है, याद रख लेना इसको। ठीक है, और क्या क्या ले रही है, ज़्यादातर तो चलो छोड़ो, रहने दो। ठीक है, फिर ज़्यादा डीप में चला जाऊँगा मैं। वैसे मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, हमारे सामने वाली रहती है आंटी। ठीक है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ, और आंटी और के ले रही है, मतलब सब्जी ले रही है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, और क्या क्या ले रही है आंटी। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अकादमी, तो ये है हैदराबाद। आपको दलहन, ठीक है, भारतीय दलहन शोध, ठीक है, यानी कि दाल लेनी होगी, तो दलहन अनुसंधान केंद्र है, तो ये कानपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मौसमी आधारित फसल बीमा योजना तो हरियाणा में सबसे पहले लागू हुई थी। आगे चलिए, बागवानी संस्थान केंद्र अवस्थित है, तो ये लखनऊ में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो ये लखनऊ में। ठीक है, आगे चलिए, स्वास्थ्य वानिकी, ठीक है, स्वास्थ्य वानिकी राष्ट्रीय केंद्र संस्थान, तो ये झांसी में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने अब मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुँचने के लिए किसान क्लब बनाया था, तो ये बनाया था ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना का मुख्य रूप क्या है, तो ये है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। ठीक है, आगे चलिए, तो ये हॉर्टिकल्चर मिशन कौन सी पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, IR, तो ये चावल की एक किस्म है। ठीक है, आगे चलिए, विगत एक दशक में भारत में एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है, तो ये चावल। ठीक है, चावल की खेती सबसे ज़्यादा और क्षेत्रफल पे होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेती और ज़मीनों में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता वृद्धि कर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चावल, गेहूं और दलहन में वृद्धि लाना है। ठीक है, और यही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य है। आगे देखिए, ठीक है, डैश की बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादनों में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसके बाद है, तो ये 1966 के बाद जो हरित क्रांति आई थी उसके बाद खासकर गेहूं के उत्पादनों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, हरित क्रांति की डेट पूछ रहा था। वैसे वर्ष भर बोई जाती है, तो मैंने बताया था ना मक्का। ठीक है, मक्का वर्ष भर बोई जाती है, ये शुरू में ही बता दिया था। आगे चलते हैं, भारतीय बीज। ठीक है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, तो ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में।
दुग्ध, ठीक है ना, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन सी क्रांति लाई है? तो श्वेत क्रांति। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात का सर्वाधिक मूल्य है? ठीक है, तो ये है निर्यात। ठीक है, तो भारत में कृषि निर्यात का सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है तो ये चावल सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया जाता है। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनको छोटे किसान या सीमांत किसान कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, भारत में, ठीक है, भारत में कॉफ़ी की खेती दक्षिणी पठार में की जाती है, यानी कि कर्नाटक वगैरह में। ठीक है, आगे चलिए, HYB कार्यक्रम भारत सरकार को नवी कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है, जो HYB कार्यक्रम को भारत सरकार में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि जो HYB कार्यक्रम है तो इसको नवी कृषि नीति भी कहा जाता है भारत सरकार की। वर्गीज कुरियन संबंधित है तो ये दूध क्रांति से। ठीक है, बाकी ये तो पता ही होगा। पीत क्रांति है तो ये क्या बोलता है? ये सरसों वगैरह उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति तो आप जानते ही हो। नीली क्रांति तो आप मछली के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, बाद में ये मैक्सिको चले गए थे। आगे देखिए, मानसून का प्रारंभ में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है खरीफ फसल। आगे देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये है गाजियाबाद। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। लॉलीपॉप है, ग्रुप CD में सीधा पूछा जाता है। विश्व का धान जीन बैंक कहाँ है? ठीक है, तो ये है फिलीपींस, और ये फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, तो ये मनीला में है। अगर ये पूछ ले भारत का धान बैंक कहाँ है? ठीक है, तो आप कच्चे चावल, धान का मतलब होता है चावल। ठीक है, आप कच्चे चावल खाना तो कटक कटक की आवाज़ आएगी। तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र है कटक। ठीक है, बाकी आप जानते ही होंगे जापान के बारे में। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, क्या बताऊँ इनके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, तो ये कृषि है तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत? तो ये 52.7% है कृषियों के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, बस 5-7 मिनट की और है। ठीक है, लगभग हम 200 क्वेश्चन प्लस कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, जनजातीय लोगों के शोषण को रोकने, ठीक है, जनजातीय लोगों के शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनको तैयार की गई वस्तुओं की उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से टैरिफ्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1987। ठीक है, क्वेश्चन ये समझ लीजिए, ये राम कथा लगी है। सिंपल वे में समझाता हूँ। जो भारत के आदिवासी लोग हैं या जनजातीय लोग हैं, ठीक है, तो उनका व्यापारी, ठीक है, जो ये बीच में जो बैठे होते हैं ना दलाल, ठीक है, तो ये बीच में इनका शोषण ना कर सके। ठीक है, जो ये जनजाति के लोग मान लो कुछ भी A1 क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं, ठीक है, मान लो इनका डलिया बनाने का या फिर टोकरा बनाने का काम है, तो इनको उचित मूल्य दिला सके और बीच में जो ये जमाखोरी करते हैं, ठीक है, इनसे बचा सके। तो इसीलिए ये टैरिफ कार्यक्रम चलाया गया था। कब? 1987। ठीक है, समझ गए होंगे। ये इस पे लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एगो मार्क। ठीक है, तो ये खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता आश्वासन की मोहर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध था किसी विपणन से। ठीक है, आगे चलिए। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है? ये 65। आगे चलिए, बड़ी, ठीक है, खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने अवधि हेतु अल्पकालीन ऋण? ठीक है, अल्पकालीन ऋण की बात होती है खेती बाड़ी के लिए तो ये है 15 माह से कम। ठीक है, अल्पकालीन ऋण 15 माह के लिए दिया जाता है खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, याद रखना। और ये मध्यकालीन ऋण होता है तो ये 15 से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, और दीर्घकालीन ऋण, ये देखिए आ गया, दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है 5 वर्ष की अधिक आयु। ठीक है, यानी कि 5 साल से ज़्यादा के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। तीनों ऋण बता दिए हैं एकदम डीप में। आगे चलते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में चलाई गई थी। यूपी पीसीएस का ये पालतू क्वेश्चन है। आगे देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन तो ये जनवरी 2014 में हुआ था। ठीक है, 4 में। ठीक है, 4 में, जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय तो ये दिल्ली में है। ठीक है, आगे देखिए,
किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ हुआ था जनवरी 2004 में। किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल बनाया गया था इनके लिए, ताकि किसानों को A1 क्वालिटी की जानकारी वगैरह मिल सके। और इनको दिए गए थे A1 क्वालिटी का एक नंबर, यानी कि वो 1591 नंबर था। ये डायल करके मतलब ये यहाँ से कस्टमर केयर से बात कर सकते थे, ठीक है, और सारी जानकारी ले सकते थे फसल के बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। अब भाई कृषि के लिए की गई थी, ठीक है, तो किसानों के लिए कृषि संबंधी सलाह सेवा उपलब्ध कराना इसके लिए की गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये जो बता दिया, ठीक है, किसान कॉल सेंटर का कौन सा नंबर था, तो ये 1551 डायल करते थे और इसकी सारी जानकारी मिलती थी इनको। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो इंद्र धनुष क्रांति के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सिंचित सबसे ज़्यादा है, तो ये चावल का है, ठीक है। कई बार बता दिया, ऊपर भी हम पढ़ के आए। पीली क्रांति, तो ये तोरिया या फिर सरसों उत्पादन से बता दिया है। खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध है, तो ये खाद्यान्न, ठीक है, यानी कि खाद्यान्न अनाजों को, सब्जियों को और फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति चलाई गई है, ठीक है। आगे देखिए, बहुप्रतीक्षित, ठीक है, बहुप्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कृषि में केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए, ठीक है, ये 2 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, दशकों में प्रति वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा है, तो 4%, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में, ठीक है, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये 1999 और 2000 के बीच में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। लगभग हमने 230 क्वेश्चन देखे एकदम डिटेल में, ठीक है। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो और ऐसी लाजवाब वीडियो देखने के लिए, A1 क्वालिटी का डाटा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, ठीक है। जो आने वाली वीडियो होगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की होगी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो होगी। और इससे पहले हमने जो आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड की थी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में, ठीक है। तो अगर किसी ने ना देखा हो तो मॉडर्न हिस्ट्री आप जाके देख सकते हैं, एकदम UPPCS लेवल का डिटेल में करा दिया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी बिपिन चंद्रा की बुक से, प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से। एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी रामचरण शर्मा की बुक से, और मिडेवल, ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से सब कुछ कंप्लीट करा के मास्टर वीडियो, ठीक है, या फिर पार्ट वाइज बना के प्ले लिस्ट में लगा दी गई है। तो आप जाके वहाँ देखते रहिए और तैयारी वगैरह करते रहिए, ठीक है। UPPTA में भी, UPPT वगैरह में भी काम आएंगे, ठीक है। कई लोगों को तो यही नहीं पता लग रहा है, कई लोग जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, तो वो तो ये पूछते हैं कि सर आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, तो PT में तो PT का लेवल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये सब लेवल में काम आएगा, ठीक है। तो आप तू पढ़ ले, करना पढ़ना हो तो टाइम पास करना हो यूट्यूब पे तो टाइम पास कर, ठीक है। यूट्यूब से बड़ा प्लेटफार्म कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इतनी डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो अपना प्राइम टारगेट है तो वो है स्टेट PCS का, ठीक है। बाकी आप PT वगैरह के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड